Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Let me know the last part of the last lecture. बेटा क्या किया था हम लोगों ने? Important points for Friedel-Crafts alkylation. अच्छा, सारे पॉइंट्स दे दिए थे बेटा. क्या लास्ट पॉइंट क्या लिखा है तुमने? Catalyst preparation order, participation order. ओके ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा. If NH2, NHR, etc. attached to benzene ring, they do not facilitate the Friedel-Crafts reaction as nitrogen having lone pair coordinates with catalyst, which is a Lewis acid. ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने ये केस ले लिया है ना, और इसका रिएक्शन आपने सोचा कि मुझे CH3Cl से कराना है, and of course you will take any Lewis acids. What will happen? Your normal reaction will not happen. Rather than that, nitrogen, because nitrogen is a good donating group, so the actual process will be like this. A complex will form, so no Friedel-Crafts reaction. ठीक है, इसको कॉपी कर लो. और इसमें ये बात याद रखना कि even if OH is having lone pair, but phenol gives significant Friedel-Crafts reaction as O is not, या OH जैसा भी लिखना चाहो, not that good donating, स्पेस कम पड़ रहा है मेरे पास, donating as nitrogen. आई होप आप समझ पाएंगे इस नोट को. अलग से इसको लिख लेना बेटा, मैंने यहाँ लिख दिया है. सो केवल इतना डिफरेंस है कि NH2 का डोनेटिंग रेडियस से ज्यादा होता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है.
OH के पास भी लोन पेयर है, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने नोट अलग से लिख दिया कि इवन दो ऑक्सीजन इज आल्सो हैविंग लोन पेयर, बट that oxygen is not that much good donating group. So here you will find significant amount of product. तो इसको कॉपी कर लो मैडम. You have any confusion, you ask ना. अभी इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिख रहे हैं. ये सब एडवांस्ड एग्जाम के लिए है बेटा. मतलब इस तरह की चीजें आपको हो सकता है नॉर्मल टेक्स्ट बुक में नहीं मिले. डन सर. सबने कॉपी कर लिया बेटा? और सर बोलो बेटा. और सर वो नो रिएक्शन दोनों के लिए लिखा है या सिर्फ आया नाइट्रोजन के लिए? केवल नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स के लिए ये जो रूल है वो यहाँ तक पूरा पूरा जाता है. ये अलग सा नोट है ये बताने के लिए कि तुम्हारे पास लोन पेयर यहाँ पर भी है, बट ये सिग्निफिकेंट रिएक्शन इसमें हो जाते हैं. उतना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स बना पाए. ओ ओके सर. रिमूव कर दें. सबने कॉपी कर लिया? यस सर. चलिए अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अगर तुम लोगों को रिकॉल करो, वैसे मैं अभी दोबारा भी लिखा दूंगा कि
मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, मेटा डायरेक्टर्स ये सब बताए हुए हैं, है ना, पहले भी बताया था। और ग्रुप्स हैं वो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। हेलोजेंस जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लेकिन वो डीएक्टिव होते हैं। तो हेलोजेंस के बाद वाले यानी जितने मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रिएक्शन नहीं कराए। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेटा डायरेक्टिंग deactivating groups make the ring inactive for uh, for Seidel crafts। ठीक है, ये आप यहाँ चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बेंजीन रिंग। इट्स नॉट अबाउट बेंजीन, इट्स अबाउट बेंजीन रिंग। उसमें कोई ग्रुप भी लगा हो सकता है ना, इसलिए लिखना सकते। बेंजीन रिंग should be more or as reactive as halobenzene। इसको कॉपी कर लो। सर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बाद क्या लिखा है? मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स बेटा मेक द रिंग इनएक्टिव। ओके सर। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अलग से लिख देता हूँ। और सर वो ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको डेटा दे रहा है वो कि कम से कम हेलो बेंजीन तक तो होना ही चाहिए अगर तुम्हें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करानी है। ओके सर। डन सर। सबने लिख लिया बेटा? यस। Now I'm writing few questions. You just read the points, important points which I gave, and try to attempt these questions.
इधर कोई कैटलिस्ट बदल जाता उससे फर्क नहीं पड़ता। फटाफट आंसर लिखिए और शेयर करिए बेटा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। हो पा रहा है बेटा? यस।
वेरी गुड ईशान, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर शेयर करो बेटा। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। जिनके नाम नहीं आ रहे वो नाम पढ़ नहीं सकता बेटा बिना नाम। वेरी गुड अच्छा। सबने अटेम्प्ट कर लिया बेटा, डिस्कस कर लें अभी। वेरी गुड संयम, नंदिनी वेरी गुड। गाइस देखिए, ये जो आपको दिया हुआ है ना, इसको आप RF कंसीडर कर सकते हो। अगर इसको आपने R ले लिया बेटा, इफ यू कंसीडर दिस पार्ट एज R, देन ये RCl हो जाएगा। अब ये बताइए, RF ज्यादा रिएक्टिव है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए, क्या RCl ज्यादा रिएक्टिव? RF। RF हमने क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसमें आपको एक पुराना दिमाग मत लगा देना, ये एकदम जो नए पॉइंट्स लिखे हैं उनके बेसिस पे आंसर निकलेगा। तो RF का मतलब ये वाला पार्ट हट जाएगा और R विल बी अटैच्ड टू बेंजीन। R इसमें कौन है हमारे लिए? H2Cl। तो बस इसका आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। वहां ये हो सकता है मेंशन भी करे 1 इक्विवेलेंट 1 मोल, ऐसा करके लिख भी सकता है, वरना ये आपको इस तरह का प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, इसमें भी वो इस तरह लिख सकते हैं, है ना। तो इसका प्रोडक्ट भी उसी स्टाइल में आप बनाओगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या लिखोगे बताइए? इन मैनर में, राइट ना। ये आपका मिल गया अल्काइल हैलाइड। अब लेकिन डिफरेंस है, अब ये फर्दर रिएक्शन कर लेगा बेंजीन से, मतलब बेंजीन का
मॉलिक्यूल अब इसके साथ रिएक्शन करने के बजाय वो बने हुए एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करना प्रीफर करेगा। दिस एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव। इसका कार्बोकेटायन वगैरह आप जब बनाएंगे तो ज्यादा रिएक्टिविटी आपको नजर आएगी। तो ये एक्चुअली में आपको प्रोडक्ट जो देगा वो ये होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये चीज आप ऊपर भी बोल सकते थे कि सर इसका रिएक्टिविटी तो इससे ज्यादा रिएक्टिव है आरएफ वाला पार्ट, तो ये कंटिन्यूअसली इसी के साथ रिएक्शन करता रहेगा, है ना, पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जबकि इस वाले में क्या हुआ कि इसके साथ रिएक्शन हुआ, एक मॉलिक्यूल ये बना, दैट इज मोर रिएक्टिव, तो फिर ये पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में रादर देन इधर वाला पार्ट। इसको बेटा आप कॉपी कर लो। आप मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन आप आराम से टिक कर सकते हैं आंसर। लिया बेटा सबने? यस सर। इसका आंसर सबने ये लिखा होगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो फोर्थ वाला केस है इसका एक्सपेक्टेड आंसर तो ये है, अगर इसी सेंस में जाएंगे तो ये एक्सपेक्टेड है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बनता नहीं। बनता क्या है ये, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा वरना आप एग्जाम में मिस्टेक कर दो। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो फिनाइल ग्रुप है वो एक इस कार्बन के लिए, बिकॉज ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो 4 फिनाइल ग्रुप्स आना इट्स डिफिकल्ट, तो इसीलिए परहैप्स ये यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और इसका कोई रीजन नहीं है। तो इसका रीजन केवल क्या है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर यहाँ केवल वर्क कर रहा है और कुछ नहीं। इस वाले में क्या होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये NH2 है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा AlCl, और ये तो नो रिएक्शन, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी उतनी नहीं है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जाए। कॉपी दिस बेटा एवरीथिंग, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क।
सर सेकंड वाले केस में 2 रिंग क्यों है, बता सकते हो एक बार फिर से? सेकेंड वाले में बिकॉज इसका ये जो एल्काइल हैलाइड मिल रहा है बेटा, ये इसके इस वाले एल्काइल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये नए इस बेंजीन से रिएक्शन करना शुरू कर देगा। एक भी मॉलिक्यूल बना तो ये इसके साथ रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन उतने टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा। जबकि इस वाले में क्या है, आरएफ लगातार रिएक्शन करता रहेगा बिकॉज यहाँ तो आरसीएल है और आरएफ हमेशा ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी रिएक्शन ही कंटिन्यू रहती है, इसलिए यहाँ केवल ये बनता है। सर यस बेटा। सर लास्ट रिएक्शन में नो रिएक्शन क्यों है? क्योंकि अभी नोट लिखा है ना मैंने तुमको, नोट नहीं देखा क्या बेटा? नोट पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, इन दोनों के लिए नोट लिखाया हुआ है, नोट हाँ पढ़ो, सर, आज ही लिखा है। हाँ सर। Done, sir. दिस इज अबाउट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक और पॉइंट इसमें लिख देना कि पॉली सब्स्टिट्यूशन, poly substitution is a complex factor in Friedel-Crafts alkylation. Poly substitution is a complex factor in Friedel-Crafts alkylation. देखिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग है ना, इसका रिएक्शन तुमने CH3Cl के साथ कराया AlCl3 की प्रेजेंस में, तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसको ध्यान से देखो, दिस इज एक्चुअली मोर रिएक्टिव देन द इनिशियल बेंजीन। तो ये CH3Cl से रिएक्शन शुरू कर देता है और ये रिएक्शन करेगा तो फिर ये अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाएगा, इसी को पॉली सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बट
if you consider Friedel-Crafts acylation, there you just check the product. In this case, you can see COCH3 is connected, and this is what? Deactivating group. तो क्या ये फर्दर रिएक्शन में जाएगा? नहीं, तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? इसके लिए हम लोग ने क्या बोला अभी? वर्ड पॉली सब्स्टिट्यूशन, जबकि यहाँ पॉली सब्स्टिट्यूशन का कोई स्कोप नहीं है। ये भी आप हो सकता है ज्यादा बेटर वे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में फ्रेम करके पूछे, तो लेकिन मैंने पॉइंट आपको लिखा दिया, तो इससे रिलेटेड कुछ आएगा तो आपके माइंड में होगा कि पॉली सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। कॉपी के लिए रिमूव कर दें। So 1 minute. Done, sir. अब लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। ये सब एडवांस एग्जाम के लिए बेटा, बार बार आपको बोल रहा हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट बुक जो आपकी 12th स्टैंडर्ड की है उनमें ये सब मिलेगा भी नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन लिखिएगा। फॉर एसाइलेशन, for acylation, for acylation, for acylation, we can use acyl halide, carboxylic acid, carboxylic acid, then carboxylic acid, anhydride। ये आप एज अ रिएजेंट यूज कर सकते हैं। एसाइल हैलाइड का फॉर्मूला पहले से मैं बता चुका हूँ, RCOCl फॉर एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड
RCOH लिख सकते हैं, एनहाइड्राइड के लिए RCO होल ट्वाइस O करके लिख सकते हैं। ये आपके रिएजेंट्स हैं। इनमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ यू यूज कार्बोक्सिलिक एसिड then a proton acid will be required as catalyst. So यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, proton acid is required as catalyst if reagent is carboxylic acid. कॉपी कर लो बेटा। देखिए मेन का पेपर बहुत आसान होगा, कोई उसमें इश्यूज नहीं होते हैं। वो आप बेसिक लेवल पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उन सब से आपको हो जाएगा। ये सब एनालाइज करना, छोटी छोटी चीजें, ये एडवांस में आपको बहुत काम है। सर सर प्रोटॉन एसिड मतलब? प्रोटॉन एसिड जैसे H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया। ओके सर। डन सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, compounds containing orthopara directing groups, orthopara directing groups, orthopara directing groups जैसे कि R, OH, OR, X, etc. are easily acylated, are easily acylated and give mainly or exclusively the para products. Para products because of
relatively large size of missile। ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है बेटा कि कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है, आपने ये जी लगा दिया है, तो अब मान लीजिए कि आपने RCOCl डाला LCl के प्रेजेंस में, तो ये जो RCO पार्ट है वो यहाँ कनेक्ट करना, वो ये कहना चाहता है। तो उसका रीजन स्टेरिकली बोल रहा है कि ये पोजीशन मोर क्राउडेड है क्योंकि इसके बगल में जी लगा हुआ है, ये लीस्ट क्राउडेड, तो COR यहाँ लगेगा। आई होप आप समझ पाएंगे। डन सर। नेक्स्ट लिखिए बेटा, व्हेन अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, व्हेन अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड when a mixed anhydride is used as reagent। mixed anhydride क्या होता है? इधर R और इधर R डैश, दिखाई दे रहा है बेटा? ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड। when a mixed anhydride is used as a reagent, mixture of products is obtained, mixture of products is obtained। mixture of products is obtained। मतलब ये है कि ये बेंजीन रिंग आपने ली और RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R डैश, ये आपने रिएक्शन कराया। सो हाउ विल यू डिसाइड कि RCO पार्ट कनेक्ट होगा या R डैश CO? तो आंसर है दोनों। इसका मतलब है एक आप ऐसा प्रोडक्ट लिख देंगे और एक आप ऐसा प्रोडक्ट लिख देंगे।
ये हो गया मिक्सचर प्रोडक्ट्स। बट इसमें भी फर्दर पॉइंट है, तो इसमें ये कॉपी कर लीजिए, फिर लिखिएगा इफ लिख लिया बेटा, यस सर। इसमें लिखिएगा if R contains, ऑल्दो इस पॉइंट को अवॉइड भी कर सकते हो, ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा मतलब आपके लिए हो जाएगा, फिर भी आप लिख लो इफ R contains इलेक्ट्रॉन withdrawing group, then this is the major product R-1. But if this factor is approximately constant, ये थोड़ा सा टफ पॉइंट हो गया आपके लिए, मैं भी चाहता था इसको अवॉइड कर देता आपके बैच के लिए, is approximately constant in R and R dash, then ketone with larger alkyl predominantly forms. इसको केवल लिख कर रखिए, जब कभी रिक्वायरमेंट होगी तब इसका डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए जस्ट लिख कर रख लीजिए बस, और फोकस केवल इस पे रखिएगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। सर कौन से फैक्टर की बात कर रहे हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, डन सर। अब आपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे इस पे, जिस पर एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके टाइम को,
लेकिन नॉर्मली हम लोग कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं बेटा इस रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए? तो ये जो एसाइल हैलाइड रहता है वो RCO प्लस देता है, यही करते हैं ना बेटा। AlCl3 रहता है, यहाँ AlCl4 माइनस बना दो। दिस इज द नॉर्मल एसाइल ग्रुप, है ना, ये एसाइल ग्रुप। और यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं, ये ध्यान रखना आप माइंड, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, वो खाली कार्बोकेटायंस में होगा, नॉर्मल कार्बोकेटायंस। ये अब इसमें एक पॉइंट ये रहता है कि ये जो R ग्रुप है ना यहाँ पर, ये इफ R इज टर्शरी, इफ R इज टर्शरी, जैसे मान लीजिए ये ऐसा, इफ R इज टर्शरी, तो ये इस CO को इट में लूज CO टू गिव R प्लस, ठीक है, एंड R प्लस में अटैक बेंजीन रिंग। ठीक है, अब ये कहां पर ज्यादा होगा उसके लिए एक पॉइंट लिख देते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक हमने लिखा है सेल हैलाइड के लिए। दिस काइंड ऑफ क्लीवेज is much more likely with unreactive or relatively less reactive, ऐसा करके लिखो, less reactive substrates, ब्रैकेट में लिख देंगे इवन विद बेंजीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो RCO प्लस है, ये RCO प्लस, ये जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा और बेंजीन उतना रिएक्टिव नहीं है, इसके पास टाइम होता है, ये फिर ब्रेक हो जाता है। और अगर बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव रिंग है, बेंजीन का मतलब प्योर बेंजीन की बात नहीं होती, बेंजीन का मतलब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी होता है ना, तो इसीलिए वहां पर लिखा है लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव। नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, पता चला आपने बोला बेंजीन लेस मोर कैसे रिएक्टिव हो गया, तो बेंजीन में सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अलग अलग हो सकते। तो अभी मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिखा दिया, ऐसा बेंजीन लिख दिया और इसका रिएक्शन मैंने लिख दिया इसके साथ, तो हमने क्या लिखा हुआ है बेटा कि इवन बेंजीन जो है वो जब इस तरह के एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसमें एक्चुअली में पहले आप यही बनाओगे, ये इसको हटाकर ये, बट ये फिर ब्रेक हो जाएगा, यानी आपको ये मिल जाएगा। ठीक, अब ये जो है रिएक्शन करेगा इस बेंजीन के साथ, और जब ये रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या देगा, ऐसा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। और इसके बाद इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, यानी अगर तुमने ये एक्स्ट्रा मोल डाल दिया तो अब ये बिना ब्रेक हुए रिएक्शन में पार्ट ले लेगा, बिकॉज बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो योर फाइनल आंसर विल बी लाइक, ऐसा भी हो सकता है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है उसने किस तरह से बनाकर दिया हुआ है, ऐसा ये फाइनल आंसर भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्या लगाया पहले कि पहले बेंजीन उतना रिएक्टिव नहीं था, तो इसके पास टाइम था, ये ब्रेक हुआ और फिर ये कार्बोकेटायन बना और इसने रिएक्शन किया। ठीक है, अब जब ये तुम्हारा ये ग्रुप लग गया तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसको कहते हैं, तो रिएक्टिविटी बढ़ गया। अब जब फर्दर आप किसी एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करोगे, तो अब ये इस टाइप का जब कार्बोकेटायन बनाएगा तो ये ब्रेक नहीं हो पाएगा कि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई और इमीडिएट रिएक्शन हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सारा जो जे एडवांस लेवल की चीजें हैं वो आपको दे दूं। अगर आपको कम भी समझ में आया आप इसको कॉपी करके रखना, क्योंकि आपकी क्लास में अगर 4 बच्चे भी होंगे जो एडवांस लेवल पे अच्छा करने वाले होंगे, तो उनके लिए ये मानकर चलिए सारे नोट्स थे। बेटा ये वाला पार्ट आपने कॉपी कर लिया था यहाँ Yes, पर sir. से, ये Yes.
ये मानकर नहीं चलना है कि सब कुछ सबके लिए है। मेरा काम है, मैं हर चीज देता हूँ। अगर 4 बच्चे भी होंगे जो एडवांस लेवल पे अच्छा करने वाले होंगे तो उनको बेनिफिट जरूर होगा। बाकी बेसिक लेवल के सारे पॉइंट्स आपको पहले ही मैंने लिखा दिए। सर सर हम्म। एसाइल के नीचे क्या लिखा है? एसाइल के नीचे, एसाइल ग्रुप नो रियर। हाँ सर। बुकलेट बेटा अटेम्प्ट किया आपने? यस सर। थोड़ा आज डिस्कस करेंगे और बाकी का कल। सर वो मच मोर के बाद में क्या लिखा है? मच मोर कहाँ पर बेटा? उसमें मच मोर लाइकली। रिमूव कर दें इसको। Yes, sir. ये भी कॉपी कर लो। फिर हम लोग आज थोड़ा सा पॉपुलर डिस्कशन करेंगे रिमेनिंग पार्ट का।
हो गया बेटा? 1 सेकंड सर। चलिए बुकलेट निकालिए बेटा फटाफट अपनी। बोले बेटा होम असाइनमेंट 1 में किसी को कोई डाउट है? सर 4 7 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, और कोई डाउट? सर होम असाइनमेंट 13, हाँ सर। और बताइए। सर 21 और 22। 21 और 22। फोर्थ क्वेश्चन में द नंबर ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल व्हेन ब्रोमीन एंड इथेन आर अलाउड टू रिएक्ट। तो इथेन आपका ये है और तुमने इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराया, ऑफ कोर्स HNO की प्रेजेंस होगी, एल्केन का रिएक्शन है। तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो आप एक H हटाकर एक Br लगा दो, फिर 2H हटाकर 2 Br लगा दो। अब 2 Br ऐसा भी लग सकता था कि इधर से हटाया एक H और एक H दूसरे कार्बन से हटाया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अब फिर क्या हो सकता है बेटा कि 3H हटाकर 3 Br लगा दो। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। फिर इसी तरह से आप 4 जो हैं, अब 3 वाले में और कोई पॉसिबिलिटी एक बार चेक कर लो बेटा, अदरवाइज फिर 4 वाला सिचुएशन इसी तरह बनेगा। यानी कि मैं CH2 यहाँ Br आएगा और यहाँ पर क्या आ सकता है Br3, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी बनती है? ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, Br2 CH Br2, ये भी हो सकता है बेटा, है ना। फिर 5 Br लगा सकते हैं, तो इसमें फिर एक C, यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, ये तीनों Br हो जाएंगे। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से कि सारे के सारे आप Br लगा दो। क्या समझ में आया बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा उसको? यस सर। कॉपी कर लो उसको। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में ब्रोमिनेशन ऑफ एन एल्केन एज कंपेयर टू क्लोरिनेशन प्रोसेस, ये तो बहुत सिंपल है। रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, रेट का ऑर्डर हेलोजिनेशन का, वो है F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I। सीधे सीधे नोट्स में लिखा है। ठीक है, फिर 13th क्वेश्चन, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है बेटा, ये रिएक्टिविटी हमेशा, वो सिलेक्टिविटी है जिसमें Br2 ग्रेटर देन Cl2, 3 डिग्री के लिए ज्यादा सिलेक्टिव है Br2। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपने पूछा है ऑन हीटिंग दिस, ये तो बहुत सिंपल है बेटा, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। इसको NaOH/CO के साथ, ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, मीथेन गैस बनेगा, ये पार्ट हट जाता है Na2CO3 के फॉर्म। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए, कोई इशू होता हो तो बताइए। हाँ, फिर 21 क्वेश्चन नंबर आपने पूछा, इसमें क्या कहता है, इन द फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन एंड टेट्रा ड्यूट्रोमीथेन रेट ऑफ रिएक्शन, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, so difficult in breaking, so CD का जो रेट होगा वो लेस होगा। देख लो बेटा, कोई डिफिकल्टी हो तो बोलो। Should I remove this? ये हो गया, सबने कॉपी कर लिया। Yes, sir. फिर आपने क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बेटा, द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ द प्रोडक्ट बीच में ऑप्टिकली एक्टिव, तो बहुत सिंपल है, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए दो ही रूल है, या तो कायरल कार्बन और स्पेशल एग्जांपल, तो ये तो डेफिनेटली कायरल कार्बन वाले केसेस आएंगे। अगर मान लो ए ऑप्शन आपने हाइड्रोजनेट कराया, तो हाइड्रोजनेशन के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाता है, उस सब जगह H लग जाता है। तो अब आप देखो क्या इसमें ये कायरल कार्बन है, तो आप बोलेंगे नो कायरल कार्बन, ये आंसर नहीं हो सकता। एक्चुअली में आंसर इसमें स्ट्रेट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो डी है। कैसे, इधर लेफ्ट में तो ये आएगा, ऊपर CH3 है, नीचे H है, और इधर आप D लगा हुआ पहले से ही, तो अगर आप बाद में H लगाओगे भी तो उससे ये कायरल कार्बन तो मिलेगा ही, तो कायरल कार्बन है, इसीलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, हाँ सर। चलो उसको कॉपी कर लो, सर बोलो। सर एक बार वो स्पेशल केस बता देंगे ऑप्टिकली एक्टिव का। ऑप्टिक एक्टिव वाले, वो तो वो सब है ना जिसमें एलीन वाला केस, ये नोट्स आपको किसी से लेने पड़ेंगे बेटा, इतना ये सब बार बार नहीं लिख सकते ना हम, ये ए यहाँ पर, यहाँ बी, ऐसा आप समझाया भी नहीं जा सकता क्योंकि उन सब में बहुत टाइम जाता है। ये एलीन वाले केसेस हैं, बाइफिनाइल वाले केसेस हैं, वो सारे 6-7 एग्जाम्पल से किसी से भी मांग लो, पेज फोटो लेकर आपको भेज देगा, अगर आपके पास नोट्स में नहीं है तो। ठीक है, ओके सर। सर इसी एक्सरसाइज में 11, 12, 14 भी डाउट है। 11th वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन हम लोगों ने रिडक्शन वाला मेथड यूज किया है, तो प्राइमरी ये नोट आप लिखो, रिफर एल्केन्स नोट्स, रिफर एल्केन्स नोट्स, ऐसा करके क्वेश्चन के सामने लिख दो, और वहां डायरेक्ट लिखा हुआ है कि टिन हाइड्राइड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी। इसको क्या बताया जाए आप लोग मतलब बिना नोट्स पढ़े मुझे लगता है सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आंसर कहाँ से आएगा? ये सब तो डायरेक्ट है, मतलब इट्स लाइक कि तुमको घर पे सिखाया गया बेटा तुम्हारा नाम
नवीन है और स्कूल में तुमसे पूछ रहा है टीचर व्हाट इज योर नेम, तुम नहीं याद कर पा रहे हो तो क्या किया जा सकता है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है एग्जाम उसके नोट्स के। तो ये सब बोर्ड लेवल की चीजें हैं, इनमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो एडवांस में कैसे सिलेक्शन होगा? आप 10 बार नोट्स रिफर करो तभी तो याद होगा ना। अब कोई मैजिक तो है नहीं कोई ऐसा कि हमने तुमको एक कोई दवा पिला दी और तुमको सब याद हो गया, है ना। ऐसा अपनी ग्रास्पिंग पावर भी होती है। अब मैं ऐसा तो नहीं कि तुमको जबरदस्ती ऐसा इंसल्ट कर रहा हूँ कि कैसा घटिया बैच है, बेकार सा बैच है, इसमें पढ़ाने में मजा नहीं आता, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो सबकी अपनी ग्रास्पिंग पावर होती है, उसके हिसाब से आप बार बार देखो। हो सकता है किसी दूसरे बच्चे को 2 बार करने में ही चीजें याद हो जाती हैं, आपको 10 बार करना पड़ेगा। तो अगर आप सिलेक्शन कराना चाहते हो तो आपको वो काम करना पड़ेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। फिर आपने कौन सा क्वेश्चन बोला? 12th 12th, बोला है। हाँ 12th सर। 12 when isobutane is brominated the percentage। तो ब्रोमिनेशन वाले में क्या होता है बेटा कि ब्रोमिनेशन में अगर टर्शरी है कोई H तो हमेशा 100% बनता है, टर्शरी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। खाली जो क्लोरीनेशन होता है उसमें परसेंटेज निकालना पड़ता है, उसके लिए नोट्स में मैंने आपको लिखाया है फॉर्मूला वगैरह, वो हाँ आप चेक करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा बोला आपने? सर, फिर 14th। Which of the following will have least hindered rotation of तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें रोटेशन फ्री होता है। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इसके अबाउट रोटेशन इज कंसीडर्ड एज फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन, ठीक है। ओके और सर। कोई इसमें डाउट है बेटा? चलो होम असाइनमेंट 2 में बोलिए बेटा, किसी को कोई डाउट है? और सर क्वेश्चन नंबर 3। होम असाइनमेंट 2 में, राइट? यस सर। होम असाइनमेंट 2 में और क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 3 तुम इग्नोर कर सकते हो वैसे, कहने के लिए इसमें मत थोड़ा सा ये केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दो बेटा, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसको इग्नोर कर दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड उन सब के केसेस में कंसेप्ट फंस जाओगे। इग्नोर दिस। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने? और 24 एंड 25। 24। 24 में ऐसा कुछ ज्यादा तो सोचने की जरूरत नहीं है। 24 में मुझे लगता है पीछे आंसर परहैप्स गलत दिया होगा, इसमें तुम आंसर सी लिख सकते हो, ठीक है। और सर 20 कैसे करना है? क्या बेटा? कैसे करना है 24? वही एलिमिनेशन वाला मेथड, हिंडर्ड वाला अगर सोच कर करोगे तो तुमको आ जाएगा। वो वही एलिमिनेशन वाले मेथड्स, इवन E2 मैकेनिज्म्स। यस सर। हाँ। और तुम्हें केवल 25। डिहाइड्रोलिजिनेशन करना, तो 24th क्वेश्चन में लिख दो डिहाइड्रोलिजिनेशन। फिर कौन सा क्वेश्चन बोला आपने बेटा? 25। 25 में ये लिखा जाता है कि whatever be the mechanism, whatever be the mechanism, यानी चाहे E1 हो, E2 हो, even CB हो, new double bond if possible, new double bond if possible is always written in conjugation with old double। अब वो डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, ओ हो या सी डबल बॉन्ड सी हो। अब देखो ए ऑप्शन में यू कैन राइट न्यू डबल बॉन्ड ऐसा बनाओगे तो यहाँ देखो डबल सिंगल डबल आ रहा है, बी वाले में भी यहाँ बना दो ऐसा आ रहा है, सी वाले में बन सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं, यानी ये आंसर हो ही नहीं सकता। डी वाले में सीओ नहीं है, ये CH है, यानी और दूर हो गया, तो तुम कोशिश भी करोगे तो नहीं बन पाएगा, यानी सी एंड डी तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो ए और बी में से कोई एक आंसर है। अब निकालना होता है एक H एंड एक OH। H एसिडिक, तो बताओ किसके पास ज्यादा अच्छा एसिडिक H है? तो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके एसिडिक H के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो वाला ज्यादा एसिडिक H होगा। तो दिस इज एसिडिक H मोर,
मोर एसिडिक एच या बेटर एसिडिक एच, तो ये वाला जो है ज्यादा अच्छे से रेट रिएक्शन होगा। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। इसको कॉपी करो और बाकी क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल ही है, आप उसमें पूछिएगा, ठीक है? Those who have copied they can. और सर हम्म, 24 में मैंने एलिमिनेशन किया वो आंसर पीछे गलत दिया हो, सी लिख सकते हो। सर वो इथाइल तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या, डीहाइड्रोजनेशन होता है, एक एच हटता है, एक बीआर हटेगा। यस सर, अलग आंसर आ रहा है सर मुझे। अरे यार, अलग ही तो बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ पीछे आंसर गलत है। तुम्हारा क्या आ रहा है? ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, कुछ बोलो। सर मैंने जो एन का जो इथाइल है ना उधर डबल बॉन्ड लगाया क्योंकि वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। एन तो बेस है, डीहाइड्रोजनेशन के लिए बेस की जरूरत पड़ती है, ये खाली एच निकालने के काम आता है और कुछ नहीं करेगा ये। यहाँ जो दिया हुआ है वो मेन आंसर देगा। क्या कहना चाहती हो? सर हॉफमैन एलिमिनेशन जैसा किया मैंने। अरे भाई, ये हॉफमैन वगैरह इसमें कुछ नहीं होने वाला है, एल्काइल हैलाइड इधर है, ये बेस है, बेस। नहीं समझ पा रहे हो क्या? तुम फंस गए, तुम्हें लग रहा है कि मुझे कुछ सब्स्टिट्यूशन जैसा कराना है। ना ना, वो एन वाला चीज बेस है बस। नहीं समझ पा रहे हो? ये कोई समझा क्वाटरनरी अमाइन नहीं है जो तुम उस तरह सोच रहे हो। सर। यस सर, मैंने गलती से सब्स्टिट्यूशन करके ना ना, ऐसा ऑप्शन दिया है कि तुम ऑप्शंस तो देखो, कम से कम उसके हिसाब से निकालने की कोशिश करो। सब कुछ अपनी तरफ से मत सोचो, वहां पर ऑप्शंस डिपेंडेंट सोचो, ठीक है? ओके सर। चलो।